हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। तो यार, मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भाई इसके लिए हम बात कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। अब जाके हम पहुंचे कहाँ पर? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पर, जो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो करना क्या है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि ये क्वेश्चन छूट ना पाए आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम के। दोस्तों में शेयर भी करना है इस चीज को ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी, पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में नेशनल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो है, अब नेशनली यहां पर जो नेशनल गवर्नमेंट है हमारी, ये इनको संरक्षित करती है, इनका ये काम होता है, तभी तो नेशनल बोला है, स्टेट पार्क थोड़ी बोला है ना, नेशनल पार्क। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। पीछे मध्य प्रदेश का आप डायग्राम देख पा रहे हैं, उसमें ये लिखे हुए हैं सारे के सारे। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 12, मतलब 11 तो बन चुके हैं और एक प्रस्तावित है, ओमकारेश्वर जो चल रहा है। तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सारी की सारी, चाहे वो शिकार की हो और बाकी की सारी एक्टिविटी जो वन्य जीवों और पर्यावरण से संबंधित नहीं है या उनके खिलाफ है, उनको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। और यहाँ पर सरकार दखल अंदाजी करती है, सरकार के ही रूल्स एंड फॉलो होते हैं। सारी चीजें, लकड़ी काटना इत्यादि, ये सारी चीजें यहाँ पर मना ही होती है। उन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये देख पा रहे हैं आप सारे के सारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला जिला है ना। सो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, क्या है, कैसा है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, हर चीज पे हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। भैया राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? समृद्ध होता है किससे? जैव विविधता। जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जहां पर अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इकोसिस्टम अलग अलग अपने हिसाब से नेचुरल बन जाते हैं, तो वो क्षेत्र होते हैं क्या? नेशनल पार्क होते हैं। राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकीय रूप से जीव जंतु, वनस्पतियों, इसके अलावा भू आकृति और जलीय महत्व का हो, उसको क्या कर सकती है? संरक्षित कर सकती है। और अगर आवश्यक हो तो उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उसके तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार से? बहुत बढ़िया, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मानवीय यानी लोगों का हस्तक्षेप वहां पर नहीं हो सकता, उनसे ये संरक्षित होते हैं और पूर्णतः अपरिवर्तित हो रहते हैं। मतलब क्योंकि जब हस्तक्षेप नहीं होगा तो कटाई नहीं होगी वृक्षों की, और उसके अलावा आग आग आगजनी की जो कारनामे होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। साथ ही साथ वन्य जीवों को शिकार वगैरह जो होता है वो नहीं होता है। तो भैया यहाँ पर उद्यान में शिकार, पशुचारण, ये सारी चीजें बंद होती है, प्रतिबंधित होती है पूर्णता। ठीक है। वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 11 तो बन चुके हैं और एक प्रस्तावित है। याद रखिएगा, एक अभी ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, और 24 अभ्यारण्य है। कितने? 24 अभ्यारण्य है, जो दोनों चीजों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिलाता है। ठीक है ना, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे अभ्यारण्य हो। पालपुर कूनो पालपुर इसको बोला जाता है, श्योपुर में है, याद रखिएगा। ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनने से मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य ही क्या है, अभी शेष बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान, 12 बोल सकते हैं, और अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चीतल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है ना, चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भारतीय हिरण है, हिरण की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उनमें सांभर जो है, इडली सांभर वाला नहीं, ये जानवर वाला सांभर है, तो हिरण जैसा ही होता है। तो सांभर सबसे बड़ा हिरण होता है, और सांभर भी दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला पशु है, वन्य पशु है मध्य प्रदेश में, है ना, चीतल के बाद। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कानागिसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ना। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी है डिंडोरी में है, और यह है 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सबसे छोटा। विश्व में अगर हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसको कहा जाता है विश्व में? ये कहा जाता है गैनी मैनफोर्ड को। किसको? गैनी मैनफोर्ड को विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के अलावा
भारत भर की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एज अ जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन के। ठीक है, इसके अलावा भारत में अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसके जन्मदाता कहलाते हैं कैलाश सांखलिया। क्या भैया? कैलाश सांखलिया को भारत में टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। 2018-19 की अगर रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? तो ये वन्य जीव रिपोर्ट कहलाती है, जैसे बाघ जनसंख्या कहलाती है ऑफिशियली। तो बाघों की जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में 526 है। कितनी है? 526, जो पहले नंबर पर है इस संख्या के हिसाब से। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं पूरे भारत में। यह 19 जुलाई को होती है। क्या होती है? 19 जुलाई को प्रतिवर्ष ये जनगणना होती है। कब? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। और इसी 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्या भैया? बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम ये आया था 1972 में। इसके अंतर्गत 1997 से, कब से? 1997 से, 72 के बाद 97 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना भी करी गई है। किसकी? टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना भी करी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की बात चल रही है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1973। कब से? 1 अप्रैल 1973 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1974 में जब 1 अप्रैल 1973 को ये लागू की गई, तो सबसे पहले 1974 में मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया था। सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, उसमें स्टार्ट हुआ था। 1981 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज, दूधराज मतलब क्या है? शाही बुलबुल जो कहलाती है, हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी है, पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नेम के रूप में, शाह ये बुलबुल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजकीय पक्षी इसको घोषित किया गया था। कब? 1981 में। और इसे महारानी हुसैनी बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम कई बार पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में। ठीकरा पक्षी, क्या भैया? ठीकरा पक्षी, पपीहा का नाम सुना है? हाँ, तो पपीहा जैसा दिखता है और ये शिकारी पक्षी है। ठीक है, शिकार करने वाला पक्षी है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठीकरा। क्या? ठीकरा पक्षी। अगर पशुओं में बात करें तो सबसे ज्यादा चीतल, पक्षियों में बात करें तो ठीका। ठीक है, इसके अलावा 1971 में सबसे पहले मध्य प्रदेश के वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मध्य प्रदेश में शिकार बैन कर दिया गया था। याद रखिएगा, कब करा गया था? 1971 में। उससे पहले तो भाई जितने राजघराने हुआ करते थे, जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान है, तो सिंधिया परिवार का वहां पर ऑफिशियल क्या था? वो शिकार घर हुआ करता था, वहां शिकार ही चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसी बुरहानपुर में हो गया और बहुत सारी जगह। तो मध्य प्रदेश में 1971 में ये सारे के सारे शिकार प्रतिबंधित कर दिए सारे वनों से। अब अगर पाए गए तो भैया आपको क्या कर दिया जाएगा? यहां पर सजा दी जाएगी। 24 अक्टूबर 1989 की बात करें तो भैया एक अधिसूचना, अधिसूचना ये देखिए, जितने भी सारे के सारे सरकारी जो भी नियम कायदे कानून वगैरह आते हैं उन्हें अधिसूचना कहा जाता है, सूचित किया जाता है कि। तो अधिसूचना जारी करके वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, क्या? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के वन्य प्राणियों, सभी वन प्राणी, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और पक्षी, चाहे वो पक्षी हो चाहे पशु हो, तो वन्य पशु और वन्य पक्षियों के शिकार का पूर्णतः प्रतिबंध जो है मध्य प्रदेश में लग चुका है 1989 से। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर की डेट है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको जितने भी चाहे वन रक्षक एग्जाम्स है या फिर राज्य वन सेवा परीक्षा है, इसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली। क्या? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ये मंडला और बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ये देख पा रहे हो भैया, मंडला बालाघाट में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा है, सबसे पहला है। ठीक है, चलिए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना 1933 में। कब? 1933 में, आजादी के पहले की बात है। 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, है ना। राष्ट्रीय उद्यान तो बाद में बनेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में करी गई थी। और 1955 में, आजादी के बाद, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना भाई, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1955 में दिया गया था। 1933 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में आता है।
जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है भाई साहब 940 वर्ग किलोमीटर का है। ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी याद रखना है। क्या? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ कान्हा-किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। यहां पर मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मतलब जब छत्तीसगढ़ भी साथ में हुआ करता था मध्य प्रदेश के, तो विभाजन से पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान, जिसको संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है ना, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था विभाजन से पहले। लेकिन विभाजन के बाद सबसे बड़ा कौन हो गया? कान्हा-किसली हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में क्या है कि संजय डुगरी वाला क्षेत्र अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, तो अब वो बड़ा नहीं बचा। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ऐसा जिसमें सबसे पहले क्या है? नेशनल पार्क, प्राचीन नेशनल पार्क जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत में मतलब मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 से होती है और 1974 में सबसे पहले कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रोजेक्ट शामिल किया गया था। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसमें उसको व्याघ्र संरक्षित बोलते हैं जनरली, घोषित कर दिया गया था। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र जो है घोड़े के नाल के आकार का है। घोड़े का नाल देखा है ना आपने, घोड़े का नाल ये यू आकार का होता है, तो इसी आकार का क्या है ये राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र भी है और यह सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस, अमेरिका में चलती है ये नेशनल पार्क सर्विस, उसके सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी चल रही है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है ना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बैगा जनजाति है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो बैगा जनजाति की महिलाएं क्या है? गाइड का काम करती हैं, यानी महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। बैगा जनजाति की महिलाएं गाइड का काम यहाँ पे करती हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, सो आपको याद रखना है, ठीक है। गाइड के रूप में महिला कौन सी? बैगा जनजाति की महिलाएं गाइड का काम यहाँ पे करती। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति जो है बारहसिंगा की होती है और बारहसिंगा जो है ये ब्रैडरी प्रजाति का, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है, याद रखिएगा। सो भारत में एकमात्र जगह पर यही पाया जाता है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को 1 नवंबर क्या है? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, याद रखिएगा। सो 1 नवंबर 1981 को राज्य का पशु घोषित किया था। किसको? बारहसिंगा को। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया था, जिसे आधिकारिक रूप से एक शुभंकर समझते ना, मैस्कॉट जिसको कहते हैं, मैस्कॉट इन्होंने जारी किया था और उसका नाम क्या है? भूर सिंह द बारहसिंगा। याद रखिएगा, भूर सिंह नाम है वो शुभंकर का, जो राष्ट्रीय उद्यान के शुभंकर है ऐसा पहला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। शुभंकर के साथ साथ यहां पर व्यंग्य चित्रकार रोहन चक्रवर्ती ने इसको बनाया है, ठीक है, शुभंकर को। और भारत के वन्य जीव और पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं ये रोहन चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नर्मदा नदी जो सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो उसकी 2 सहायक नदियां हैं, बंजर और हालोन। क्या? बंजर नदी और हालोन नदी, ये सहायक नदियां किसकी? नर्मदा नदी की। वो कान्हा-किसली से ही बहती हैं और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से तुरपड़ा नदी ये खड़ी चट्टानों के ढलान में बहती है, जो कि मैकाल पर्वत द्वारा, पहाड़ी द्वारा निर्मित है। 4 सिंग वाला मृग जिसे चौसिंगा भी कहा जाता है ना। 12 सिंगा अलग होता है जिसके 12 सिंग होते हैं, ये चौसिंगा है जिसके 4 सिंग होते हैं। तो 4 सिंग वाला चौसिंगा अंग्रेजी में 4 हॉर्न्ड एंटीलोप कहलाता है और एक छोटा बहुसिंगा है। यह मृग की दुर्लभ प्रजाति है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो 12 सिंगा तो पाई जाता है, चौसिंगा भी यही पाया जाता है दुर्लभ प्रजाति के रूप में, ठीक है ना, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रीय भारतीय हाईलैंड का ये हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। हाईलैंड्स ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कान्हा-किसली का क्षेत्र जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आता है। बमनी दादर ये बमनी दरार भी कहलाती है कई बार, है ना। तो बमनी दादर पठार है जो कान्हा का सबसे ऊंचा स्थान कहलाता है। सनसेट पॉइंट यहां पर बहुत फेमस है। सनसेट मतलब सन डूबते हुए दिखता है बहुत अच्छे से, तो सनसेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बमनी दरार से
देखा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ का मनमोहक सूर्यास्त पर्यटकों का सबसे मनोहर दृश्य होता है, देखने के लिए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बंजर घाटी, कौन सी भैया, बंजर घाटी है ना, और हॉलो घाटी, बंजर घाटी और हॉलो घाटी, ये कहां पाई जाती हैं, ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क पाई जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं दोनों, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है भाई साहब, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफी आपने वो चैनल देखा होगा ना जिसमें सारा वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं, वही नेशनल ज्योग्राफी की पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स, ये लैंड ऑफ द टाइगर सीरीज है इसकी, नेशनल ज्योग्राफिक की, उसको पुरस्कार मिला गया था, वो यहीं शूट करी गई थी, याद रखिए। कहां पे, कान्हा किसलिए, लैंड ऑफ द टाइगर्स। चले, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये वृक्ष हैं, पहले सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो साल के वृक्ष पाए जाते हैं और इसके साथ घास के मैदान भी हैं और बांस के जंगल भी हैं, याद रखिएगा। कहां पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक अगर बात करी जाए तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भी, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पड़ता है और ये सिंधिया राजवंश की संपत्ति हुआ करती थी, अब तो नहीं है, ठीक है। और यहां पर ही शिकार किया जाता था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये देख पा रहे होंगे, शिवपुरी वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, शिवपुरी आता है इसलिए ग्वालियर संभाग के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की है, कब की थी, 1958 में, जब यह आजादी हो गई थी उसके बाद, है ना। और इसका क्षेत्रफल 355 वर्ग किलोमीटर का है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई, इसको बोलते हैं एबी रोड, एबी रोड सुना होगा ना आपने, आगरा बॉम्बे, है ना। सो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको NH3 कहा जाता है, याद रखिएगा, NH3, ये यहां से गुजरता है, ठीक है ना, क्या, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का क्षेत्र हुआ करता था, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल, ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज कैसल जो है, कैसल हाउस है ये, एक्चुअली भवन है, जो जॉर्ज पंचम, जब राजा थे जॉर्ज पंचम, भारत आए थे, और भारत आए थे तो भैया वो सिंधिया वन से उनकी अच्छी खासी दोस्ती मित्रता थी, तो उन्होंने स्वागत किया। अब स्वागत करेंगे राजा और राजा, तो राजा लोग तो शिकार करते ही हैं, तो वो लेके गए माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान लेके गए बाद में, लेकिन पहले ये जॉर्ज कैसल बनवाया गया था उनके रुकने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज कैसल जो है ये भव्य भवन है, इसका निर्माण हुआ है कहाँ पे, या ये जो है पाया जाता है कहाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिंधिया राजवंश की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है, अब नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो सांख्य राजे सिंधिया का नाम आपने सुना होगा, ये महारानी हुआ करती थी। तो सांख्य सागर झील है जो कहाँ मिलेगी आपको, माधव राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सांख्य सागर झील कहाँ पाई जाती है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। माधवराव सिंधिया ने 1918 में मनिहार नदी पर, मनिहार नदी जो बहती है यही माधव राष्ट्रीय उद्यान से, इस पर बांधों का निर्माण कराया हुआ था, और इस बांधों के निर्माण के कारण एक झील बन गई, कृत्रिम झील। तो उसको क्या बोल दिया कि भैया उसको सांख्य सागर झील बोला। साथ ही साथ माधवराव सिंधिया ने कराया था, तो एक और तालाब बना जिसको माधव तालाब कहा जाता है, तो वो भी यही पाया जाता है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों की अगर बात करें तो हिरण की सबसे ज्यादा प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, और मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें तेंदुआ सबसे ज्यादा है। क्या है भैया, तेंदुआ, ठीक है भाई। चले, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, देख पा रहे होंगे आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भैया ये सबसे ज्यादा शेरों के घनत्व के लिए, बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश क्या भारत भर में जाना जाता है, ठीक है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बघेलखंड के पठार पर स्थित है, उमरिया जिले में। कहां, उमरिया जिले में। सफेद बाघ के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1968 में करी गई थी, और 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था। कब, 1993 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 448 वर्ग किलोमीटर का है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व रखने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, ठीक है। हर 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में हर 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है, और देश में सबसे ज्यादा है, वो तो हमने बात करी ली। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भैया, 32 पहाड़ियां हैं जिनसे घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ पहाड़ कहलाता है, उसी पर ये
आधारित है ना। इसमें किला भी है एक, और संस्कृत में शिलालेख भी है, और वहां पर एक गुफा मंदिर भी स्थित है। साथ ही साथ इस उद्यान में विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। विंध्य क्षेत्र में ही मिलता है, विंध्य पठार में है। बांधवगढ़ के चारों ओर फैले हुए जंगल को रीवा के महाराजा, उस समय ये रियासत जो हुआ करती थी, बघेल रियासत हुआ करती थी, बघेल खंड जो कहलाता है ना, रीवा ईवा वाला क्षेत्र, तो उनकी राजधानी बांधवगढ़ हुआ करता था, रीवा के राजा की। फिर बाद में उन्होंने रीवा शिफ्ट किया था राजधानी को, पहले बांधवगढ़ ही आपकी ये राजधानी हुआ करती थी। बांधवगढ़ का किला भी यहीं पे है, सारी चीजें। तो बांधवगढ़ के सॉरी रीवा के महाराजा ने इसको शिकारगर के रूप में बाद में फिर यूज करना चालू कर दिया था, है ना। मध्य प्रदेश में जो जंगल गलियारा है, जंगल गलियारा है, मतलब आप मान के चलो कि ये कानाकिसली है यहाँ पे मंडला वाले क्षेत्र में, है ना, मंडला बालाघाट में, और ये बांधवगढ़ है आपका उमरिया में, है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने की सोच रहे हैं जंगल गलियारा, ताकि ये जो जीव जंतु है, वन्य जीव वगैरह, वो घूम फिर सके, लंबा उनको जगह मिल जाए, क्योंकि बांधवगढ़ में शेर ज्यादा है, अब वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, तो कम से कम दूसरी जगह जाके लड़ेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो जंगल गलियारा योजना है, इससे क्या किया जा रहा है, बांधवगढ़ और कानाकिसली, ये दो राष्ट्रीय पार्कों को आपस में जोड़ने की प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, एक सकरी पट्टी बना दी जाएगी और उससे जानवरों का आवागमन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह देश में पहला प्रयास है जंगल गलियारा योजना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, सीता बांधवगढ़, सीता ये बाघ का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, सो सीता बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगर में से एक है, सीता नाम हुआ करता। ठीक है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर भी दिखाई जा चुकी है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से निकलने वाली नदी चरणगंगा नदी है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है, जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क इसको कहते हैं, फॉजल इंग्लिश में बोलते हैं, तो फॉजल राष्ट्रीय पार्क भी इसको बोलते हैं, या घोघवा भी इसको कहा जाता है। घोघवा जगह है पर्टिकुलर, वहां पर ये है, इसलिए घोघवा राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं, जो डिंडौरी जिले में पड़ता है, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, डिंडौरी जिले में। चलिए, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शाहपुरा तहसील के अंदर स्थित है, घोघवा गांव है एक्चुअली वहां पर, है ना। इसका विस्तार मंडला जिले में भी है थोड़ा सा, और मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये माना जाता है। भारत में टोटल 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कितने, 4, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में है ना, तो याद रखिएगा, है ना। फॉजल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1968 में की गई थी, और भूतल, भूतल मतलब जमीन के अंदर, जीवाश्म यहां पर रखे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर, कितना, 0.27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है किसका, आपके डिंडौरी वाले फॉजल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फॉजल राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से पाम, पाम समझ रहे हैं ना, पाम ऑयल वाला जो होता है, पाम जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं विशेषता। और जीवाश्म में 40 से 150 मिलियन, 40 मिलियन यानी होता है कितना, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 40 मिलियन यानी 4 करोड़, है ना। और 150 यानी 15 करोड़, 4 करोड़ से 15 करोड़ वर्ष पुराने आपको यहाँ पर जीवाश्म मिल जाएंगे, है ना। शुरुआती समय की बात है ये, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह घुघवा नाम से जाना जाता है क्योंकि घुघवा गांव में पड़ता है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है, और 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों के जीवाश्म, भाई अब तो इतने पुराने जीवाश्म से क्या है, कोयला बन गया होगा या फिर पेट्रोलियम वगैरह निकल जाता है, लेकिन ये ऊपरी परत में पाए जाते हैं जीवाश्म, है ना। सो ये बचे हुए हैं, संरक्षित हैं अभी फिलहाल, है ना। तो ये यहाँ धरोहर के रूप में मिल जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका। और इस राष्ट्रीय उद्यान में पादप, पादप मतलब वही पेड़ पौधों की बात चल रही है, और जंतुओं के जीवाश्म भी मिल जाते हैं। ठीक है, और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के यह बीच में पड़ जाता है, तो इसको भी जंगल गलियारा से जोड़ देंगे। अगर मान लो पूरा सक्सेस हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हम सारे कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से जंगल, बहुत बढ़िया। चलो, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भैया भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, जिसमें स्टैब्लिश है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्प उद्यान भी यहीं पर है और भाई जू भी है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी, कब, 79 में की गई थी, राजधानी भोपाल में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है, 4.45 वर्ग किलोमीटर का, 4.45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और वन विहार अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, आधुनिक रूप से इसको बनाया गया है। और 1983 में
अंतः स्थलीय वन्य प्राणी संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी इसको दिया गया है। 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिड़ियाघर के रूप में भी इसको मान्यता दी गई है। लोग बाग वन विहार में घूमने जाते हैं चिड़ियाघर के रूप में, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। 2006-7 में वन विहार को मध्य भारत क्षेत्र का वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर भी घोषित किया गया। कभी कोई जानवर अगर मान लो भाग जाता, गांव में मिल जाता है इधर उधर, तो उसको रेस्क्यू करके यहीं रखा जाता है ना। सो पूरे मध्य भारत क्षेत्र का ये रेस्क्यू सेंटर भी है, याद रखिएगा। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 3 in 1 समझ रहे हैं, तीन, एक ही वन में 3 चीजें होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें नेशनल पार्क एक चीज हो गई, इसके साथ यहाँ पर चिड़ियाघर है और जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर है। तो ये तीनों चीजें हैं, तो 3 in 1 नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बीच में एक स्नेक पार्क भी है, सर्प उद्यान, जो इकलौता है, याद रखिएगा। सर्प उद्यान में सारे सर्प आपको मिल जाएंगे, सारे मतलब हर प्रकार के तो नहीं, जितने मोस्टली हो सकते हैं आस पड़ोस के, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। दिल में लोगों के स्नेह मतलब जानवरों से स्नेह बनाने के लिए, दिल में उनसे जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है, वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा भी चालू करी है ना। वन्य प्राणियों को गोद भी लिया जा सकता है, जैसे आप लोग बाग बच्चों अच्छों को और बाकी चीजों को गोद ले लेते हैं, गांव गोद ले लेना, वैसे आप वन्य प्राणियों को गोद भी ले सकते हो यहाँ पर, याद रखिएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आईएसओ प्रमाणित किया गया है, याद रखिएगा। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसे आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है। आईएसओ इंडियन सर्टिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। सो आईएसओ 9001 2008 ये स्टैंडर्ड है जिससे इसको सर्टिफाइड किया गया है, और यह वन विहार देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्राप्त करने वाला आईएसओ सर्टिफिकेट, ठीक है। एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसे देखरेख में वन विभाग सारी देखरेख इसकी करता है, और स्थानीय नगर निगम भी यहां पर चिड़ियाघर का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई, जब पूरा मध्य प्रदेश बड़ा हुआ करता था, यानी छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था मध्य प्रदेश का। लेकिन मोस्टली पार्ट जो है अब छत्तीसगढ़ में है, इसलिए अब बड़ा नहीं बचा। अब कहा ना किस लिए बड़ा हो गया, है ना। तो चलिए, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं। ये देख पा रहे आप, सीधी सिंगरौली जिले में, है ना, सीधी में मोस्टली पार्ट है यहाँ। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आता है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा 2008 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल कर लिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में मतलब टाइगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसका क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। 2000 में क्या हुआ, इसका भाग जो है मेन भाग मोस्टली छत्तीसगढ़ में पहुंच गया, ठीक है। और पुराना नाम इसका डुबरी हुआ करता था, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका भी नाम बदल दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाने लग गया है। छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो वाला, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना जिले में ही पड़ता है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई, अभी देख लेते हैं। इसलिए है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1994 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था, और एक बार तो सारे टाइगर एक्सपायर हो गए थे, अब फिर से टाइगर को शिफ्ट करा गया, अभी फिलहाल ठीक है। 2011 में जैवमंडल रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है। यहां से क्या है, केन नदी निकलती है, याद रखिएगा। केन नदी बीचों बीच से निकलती है पन्ना टाइगर रिजर्व के, और अब केन के साथ बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, जो भी पूरे भारत की पहली नदी जोड़ो योजना है ना। तो केन बेतवा को जब हम जोड़ेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो पानी उसमें ज्यादा बना रहेगा, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में भर जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में भर जाएगा तो भैया वन्य जीवों के लिए बड़ी समस्या होगी, आसपास के लोग बाग जो रहते हैं उनके लिए समस्या होगी, इसीलिए बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इसका, ठीक है। इसके अलावा इस जो केन नदी है वहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं बहुत सारे, सो घड़ियालों का संरक्षण भी यहां पर किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। यहां पर प्रमुख नदी कौन सी है, केन नदी ही है, इस पर रने फॉल है, याद रखिए। पर्यटन मंत्रालय से इसको उत्कृष्टता का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, याद रखना है। 2016-17 में विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर जो है, ये एडवाइजर है, ट्रिप एडवाइजर, ये वेबसाइट है जो घूमने फिरने के लिए सारी चीजें जानकारी देती है। इसने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी इसको प्राप्त किया है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व में एकमात्र रेप्टाइल पार्क है देश का, नहीं प्रदेश का, ठीक है। यहां पर घड़ियालों का, मगरमच्छों का, कछुओं इत्यादि का संरक्षण किया जाता है, प्राकृतिक आवास है यहाँ पे।
बाघों का पुनर्स्थापन योजना भी किया गया है, यहाँ पे मैं बता ही चुका हूं आपको, है ना। बाघ एक लाए गए थे, खत्म हो गए थे, लेकिन फिर बाद में बाघिनाई T1, ये पहली संतान इसकी फिर हुई 2010 को, और अब 16 अप्रैल को यहाँ पर, क्योंकि पहला बच्चे को जन्म दिया था टाइगर ने, यहाँ पे बाघिन ने, तो बाघ जन्मोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है हर साल 16 अप्रैल को पन्ना में। क्या भैया, बाघ जन्मोत्सव, बहुत बढ़िया। चले, इसके अलावा 2015-16 में बाघों की मौत के बाद चर्चा में आया था, वो तो हमने बात करी ली थी, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष WWF, है ना, WWE नहीं, WWF है ये, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको कहते हैं, इससे भी सहायता इसको मिल जाती है। और जंगली भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, जंगली भैंसे यहाँ पर ज्यादा मिलता है। तो नेक्स्ट है अपना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, है ना। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये होशंगाबाद में पाया जाता है, धूपगढ़ भी यही है ना, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है। चलिए देख लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व तो बाद में इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और 528 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1983 में। 1999-2000 ये वो समय है जब इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल कर दिया गया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ चोटी कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। हालांकि 1351 भी कई जगह मिल जाता है, लेकिन 1350 ही लिखना है अपने को। यहीं पर स्थित है, किसमें? इसी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, है ना। इसमें सबसे ज्यादा काले मृग, कृष्ण मृग जिसको कहा जाता है, ब्लैक बक, है ना, तो सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। और खासतौर से बाघ संरक्षण के केंद्र के रूप में इसको विख्यात किया गया। कई बार आप जब पचमढ़ी जाते हो, पचमढ़ी यहीं पड़ता है ना, तो पचमढ़ी जाते हो तो वहां पर जो कुछ फॉल्स वगैरह है वहां पर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बोलते हैं कि मूवमेंट चल रहा है अभी, किसका? बाघों का चल रहा है भाई, पकड़ लेंगे तो भाग भी नहीं पाओगे, क्या ही करोगे, तो नहीं जाने देते, है ना। हिरण भी यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं, तो भैया उनके लिए तो व्यवस्था है, बाघों के लिए, है ना। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा इंडियन बायसन पाए जाते हैं, इंडियन बायसन पाए जाते हैं, जिन्हें गौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा गौर भारत में कहां मिलते हैं? गौर पूरे भारत में मिलते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है। और बाघ से डरता नहीं है ये इंडियन बायसन, ये तो और लड़ने को तैयार हो जाता है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा ये गौर जो है वो यही मिल जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी भी मिल जाएंगे, डोंगी, नाव, जीप, ये सब सारी चीजें चलती हैं, जिससे आप सफारी कर सकते हो। तो टाइगर सफारी भी यहाँ पर स्टैब्लिश करी हुई है, ठीक है। पूरे मध्य भारत में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पर प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। मड़ई, मड़ई इसी के अंतर्गत पड़ता है, होशंगाबाद में। सफारी है ये, टाइगर सफारी, ठीक है। तो मड़ई पर्यटन स्थल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहीं पर सफारी है, टाइगर सफारी, जहां आप घूम सकते हो बकायदा, है ना। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, याद रखिएगा, जो भी इसी के अंतर्गत आता है ना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक नदी है, देवना नदी, देवना नदी, ये सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों के अंतर्गत ही आता है। पेंच क्यों है अभी हम बात कर लेते हैं, हालांकि हमने डिस्कस कई बार कर चुका है, ये देख पा रहे होंगे। इसका नाम बदल दिया गया है, इसको इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो दोनों पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान ये जो है पेंच वाला, सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों के अंतर्गत आता है ना। और यह 449 वर्ग किलोमीटर, है ना, 3 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर है क्षेत्रफल, जो 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें 1983 में क्या किया? 292 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ये टोटल क्षेत्रफल है जिसमें पेंच अभ्यारण्य था, उसमें से आधा लिया, 292.85 वर्ग किलोमीटर, जिसमें क्या कर दिया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया। इसके अलावा 118.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पेंच अभ्यारण्य के रूप में रखा गया है। तो अभ्यारण्य भी है पेंच और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, याद रखना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और भाई साहब 293 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अभी है इसका, याद रखिएगा। इसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी इसको कहने लग गए हैं। ये बाद में जब इंदिरा गांधी घूमने आई थी तब कर दिया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में भी है, याद रखना है ना। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, प्रियदर्शनी पार्क इसको बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम
दो भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर पड़ा है। पेंच नदी बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ऐसे, है ना, सो इसलिए इसका नाम बढ़ गया। और राष्ट्रीय उद्यान को छिंदवाड़ा और सिवनी दो जिलों के अंतर्गत आता है, अलग कर देता है, वो नेचुरल सीमा बनाता है, बाउंड्री बनाता है सिवनी और किसकी, आपके बालाघाट की। यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है और 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच अभ्यारण्य का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया। अभ्यारण्य का नाम पेंच मोगली, मोगली लैंड यहीं पर स्थापित है ना। रुपयार्ड किपलिंग द जंगल बुक, वो मूवी देखी होगी आपने, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ना, वो एक्चुअली यही इन्होंने लिखी हुई है। ये साहित्य के नॉवेल से इनको सम्मानित भी किया गया था, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली की असली भूमि और रुपयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है ना। और मोगली लैंड क्षेत्र और वाटर राफ्टिंग की सुविधा यहां पर है। साथ ही साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रस्तावित है, हालांकि चल रहा है काम और बन भी गया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो भैया सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, खंडवा में पड़ता है ये, है ना, पूर्वी निमाड़। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना करने की अधिकृत योजना जो है वो 2004 में करी गई थी घोषणा, अभी तक ये बना नहीं है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा जीवाश्म पार्क है मध्य प्रदेश का। भारत में टोटल 4 जीवाश्म पार्क है, ठीक है। तो धार जिले में ये पड़ता है, याद रखना है आपको। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से जो विलुप्त हो चुके थे, कौन, डायनासोर। तो डायनासोर के अंडों के जीवाश्म जो है हमें प्राप्त हुए धार जिले से, इसी जगह से, है ना। और इसीलिए इसको डायनासोर जीवाश्म पार्क कहा जाता है। उसके संरक्षण के लिए प्रदेश के झार जिले में बाग के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में दिसंबर में करी गई थी, है ना, और इसको मंजूरी मिल गई थी। इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से जुलाई 2011 में करी गई थी। ठीक है भाई, यह जो क्षेत्र है इसमें 6.5 करोड़ साल पहले के, याद रखिएगा 6.5 करोड़ साल, जब वो उल्कापिंड गिरा था ना पृथ्वी पर, जिसके कारण वो डायनासोर विलुप्त हो गए थे, वही चीज है। तो 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म, जीवाश्म मतलब अंडा मिला है, अंडे का छिलका मिला है, अंडा नहीं मिला है, अंडा बचा थोड़ी होगा, है ना। तो छिलका मतलब वो जीवाश्म के रूप में मिला है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में एक म्यूजियम का निर्माण भी किया जाएगा, जहां पर वो सारी चीजें रखी जाएंगी अवशेषों के तौर पे। राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के घोंसले संरक्षित किए जाएंगे और इसके अलावा करोड़ों वर्ष पुराने पत्थरों से निर्मित हथियार, समुद्री जीवों के जीवाश्म, ये सारी चीजें जो जीवाश्म से संबंधित है वो यहां पर संरक्षित जाने वाली है। पालपुर कूनो, कूनो पालपुर भी इसको कहा जाता है, श्योपुर में ये है ना। मुरैना में भी थोड़ा पोर्शन में पड़ता है, चंबल नदी के पास में है, ठीक है। और नदी भी बहती है यहां से, शिवना नदी। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में करी गई थी अभ्यारण्य के तौर पे, और 2018 में, कब भैया, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर दी गई थी, दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और इसका क्षेत्रफल 413 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है। कितना, 413 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का। गुजरात का गिर अभ्यारण्य है भैया, गिर राष्ट्रीय उद्यान है एक्चुअली। तो गिर में पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन मतलब बब्बर शेर जिनको कहा जाता है, बुड्ढाड़ी वाले, है। तो बब्बर शेर जो होते हैं उनको मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य वहां पर शिफ्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अभी जो चीते आए हैं, है ना, अफ्रीका से जो चीते लाए थे ना मोदी जी, 8 चीते, वो भी यहीं छोड़ दिए, छोड़े नहीं है अभी, वो संरक्षण में है, देख रेख में है सारे, लेकिन हाँ वो भी यही है। कूनो नदी है इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, इसलिए कूनो पालपुर कहते हैं। और 2009 में अफ्रीकन चीता जो वो लाए गए ना, अफ्रीकन चीता, इनके पुनर्स्थापना के लिए भी इसको चिन्हित किया गया है, किया गया था, अब तो हो गया वो, 2000 कब की बात है, 9 की बात है, ठीक है। 17 सितंबर 2022 ये वो डेट है जिसमें ये काम हो गया है, 2009 से 2022 तक। 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नामीबिया से क्या है 8 चीते लेके आए और इनको क्या कर दिया, यहीं छोड़ा है कूनो पालपुर में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ भैया सारे के सारे हमने 12 राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ली मध्य प्रदेश के, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, गारंटी हमारी है, ठीक है। तो बस भैया ऐसे ही सारी तैयारी के लिए बने रहना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी यही मध्य प्रदेश की हो जाए। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।